हंस, गुड आफ्टरनून। कहाँ थे हम? क्या पढ़ रहे थे? लोकनाट्य, ठीक ठीक। नौटंकी पढ़ लिया था। चलो पहले तो वो बताओ, देखे नृत्य सुनोगे? चलो बताओ, देखे पहले भीलों के डांस के नाम बता दो मुझे। युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा। ग्रासियों के वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। कालबेलियों के बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणियारी। उसके बाद में आपके कंजर के चक्री और धाकड़। कथोड़ी के मावलिया और होली। उसके बाद में आपके आगे मेव के रणबाजा और रतवई। और लास्ट वाला कौन? सहरिया। सहरिया कौन सा हो गया? उसके बाद हम पढ़ रहे थे पहला गेर। गेर कहाँ कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ में तो केवल कौन करते हैं? भील। मारवाड़ में सारे पुरुष गोल घेरे में क्या टकराते हुए आपस में? लकड़ी के डंडे। जो कपड़े पहनते हैं उनको ओंगी। मुख्य केंद्र कौन सा है? कनाड़। गौरी डांस है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के। भील पुरुषों द्वारा। कब शुरू किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से। कितने दिन तक चलता? एक और नाम क्या है? युद्ध कौन करता है? पुरुष, हाथों में हथियार लेके। द्विचक्री कौन करता है? कितने चक्र बनते हैं? 2 चक्र बनते हैं। हाथी मना कौन करता है? कब करते हैं? कैसे करते हैं? उसके बाद घूमरा कौन करता है? महिलाएं। कौन से क्षेत्र में? नेजा में कौन कौन सी जनजातियां? कौन कौन भाग लेते हैं? महिला व पुरुष। लकड़ी के डंडे पे कौन उतारेगा? कौन रक्षा करेगी? वालर कौन करता है? महिला व पुरुष दोनों। कितने अर्धवृत्त बनाते हैं? और वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज में होते हैं? नहीं लिए जाते। मांदल कौन करता है? कौन से वाद्य यंत्र के साथ? लूर कौन करता है? कौन से गोत्र की? कौन से गोत्र की? लूर गोत्र। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? और वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़के की मांग करती है। कूद कौन करता है? कितने अर्धवृत्त बनाते हैं? वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो क्या बजाते हैं? अच्छा। जवारा कौन कौन करता है? महिला व पुरुष दोनों। कब किया जाता है? महिलाएं हाथों में क्या रखती है? मोरिया कौन करता है? कब किया जाता है? गौर कौन करता है? महिला व पुरुष दोनों। कब किया जाता है? कौन से क्षेत्र में? अच्छा। संक्रिया कौन करता है? महिला व पुरुष दोनों। युगल नृत्य है, किस पे आधारित है? पगड़िया कौन करता है? कब करती है? चक्री कौन करता है? मुख्य नृत्यांगना कौन है? इंडोनी कौन करता है? महिलाओं की पोशाक बेहद। पणिहारी कौन करता है? महिला व पुरुष दोनों। किस पे आधारित है? पणिहारी गीत पे। कंजरों का चक्री कौन करता है? क्या कपड़े पहन के? खुशनी। धाकड़ कौन करता है? कौन से युद्ध की याद में? कौन सा? बीरा और झालापा। अच्छा। मावलिया कौन करता है? कब करते हैं? होली कौन करता है? डांस के दौरान क्या बनाती है? पिरामिड। क्या बनाती है? पिरामिड। कौन सी साड़ी पहन के? फड़का साड़ी पहन के नृत्य किया जाता है। अच्छा। मावलिया में वाद्य यंत्र बताओ कौन कौन से? ढोलक, बांसुरी, बांसुरी और टापरा। और इधर इसमें होली में ढोलक, बांसुरी, पावरी और ढोरिया। अच्छा। उसके बाद में आ गया आपका रणबाजा। रणबाजा कौन करता है? पुरुष। वाद्य यंत्र कौन से? झांझ और तुरई। रतवई कौन करता है? महिलाएं। और पुरुष क्या बजाते हैं? वाद्य यंत्र। कौन कौन से? अलगजा और दमाम। और शहरियों में शिकारी कौन करता है? उसके बाद कौन सा पढ़ रहे थे? कालबेलियों। कालबेलियों के डांस को किस में शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची, जो कि कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। और उसके बाद इनका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? और ये वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? बीन, पुंगी, डफ, खंजरी, मोरचंग और गुराली। अच्छा। तमाशा मूल रूप से कहाँ का लोकनाट्य? आपने कहा लोकप्रिय हुआ? किसके टाइम में? किसको लाए थे? जहां करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक महिला डांस करती थी, गौहरजान। होली के दिन कौन सा तमाशा? जोगी जोगन। होली के अगले दिन शीतलाष्टमी के दिन जुठन मिया का तमाशा। और चैत्र अमावस्या को गोपीचंद। मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। अगला कौन सा पढ़ा था? गौरी। गौरी राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य और क्या कहा जाता है? मेरू लोकनाट्य। मेवाड़ में किसके द्वारा किया जाता है? भील व
भील पुरुषों द्वारा कब शुरू किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से। कितने दिनों तक चलता है? किसकी कहानी पर आधारित है? शिव भस्मासुर कहानी पर आधारित। शिव जी को क्या कहते हैं? राई बुढ़िया। पार्वती जी क्या कहते हैं? सूत्रधार को क्या कहते हैं? हास्य कलाकार को। अन्य कलाकारों को। कौन कौन सी मुख्य कहानियां? बंजारा बंजारी, देवी अंबर, मियाँ भियावड़, कालू खीर, खाडलियो भूत, अकबर बीरबल। और इन कहानियों को जोड़ने के लिए डांस करते हैं उसको। भानु भारती का नाटक कौन सा है? किस पे आधारित है? गौरी पर आधारित। अगला कौन सा पड़ा? नौटंकी। इसका नाम नौटंकी क्यों है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग है। और अपने राजस्थान में कहाँ किया जाता है? कौन सी शैली में? हाथरस शैली के अंदर किया जाता है इसको। और शुरू करने वाले कौन थे इसको? कौन थे? बुरीलाल जी। और मुख्य कलाकार कौन कौन? गिरिराज प्रसाद। और कहानियां बता दो कौन कौन सी? अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र। इतना बड़ा। अगला लिखो रम्मत। अगला कौन सा है? रम्मत। देखो जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में यह लोकनाट्य किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज परफॉर्म्ड इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में यह लोकनाट्य किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज परफॉर्म्ड इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में यह लोकनाट्य किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज परफॉर्म्ड इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन। यह श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। यह श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। इसे श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। इसे शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी संग बिफोर स्टार्ट इट। इसे शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी संग बिफोर स्टार्ट इट। इसे शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी। इट संग बिफोर स्टार्ट दिस। और लिख लो। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। लिख लो जैसे कौन कौन से गाते हैं। और गणपति वंदना समझ गए? ये तो चौमासा समझ गए आप? बरसात के जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चौमास। और देवी देवताओं के गीतों को और क्या कहा जाता है? लाउन। बताया था मैंने। गणपति वंदना, चौमासा और लावणी। कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर। पोस्टमार्टम करे। पहले लिखो जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर में इस रम्मत को यदि किसी ने पॉपुलर किया था, उस बंदे का नाम था तेज कवि। क्या नाम था? लिखो। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर।
तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। अच्छा, रम्मत है तो एक नाटक ही, सब प्रकार के नाटक है, तो अलग अलग प्रकार के नाटक किए जाते। इन्होंने अपने नाटकों में अंग्रेजों का विरोध किया। किसका विरोध किया? देख लो। इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। He opposed English policies by रम्मत। इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। He opposed English policies by रम्मत। रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। He opposed English policies by रम्मत। किसका विरोध किया? तो कहते हैं एक बार तो जो अंग्रेजों का कमिश्नर था उसको पता चला कि भाई तेज कवि नाम का कोई आदमी है और नाटकों में हमारा क्या करता है, विरोध। उनका गिरफ्तार करो रे, कौन फट्टे मारो 4। इनको पता चला कि मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गया, मेरे को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार। तो ये खुद ही उसके घर के बाहर जाके नाटक खेलते हैं। उसके बाहर, घर के बाहर एकदम रम्मत का आयोजन करते हैं। तो वहां जोर जोर से बोलते हैं कि कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जाना है। हिंदुस्तान ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया कैद खाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जा। उसने कहा घर जा, नहीं डिस्टर्ब मत कर। अच्छा, अंग्रेजों के विरोध करेंगे तो गांधी जी की सहायता करेंगे, गांधी जी का विरोध कर दे, गांधी जी के फेवर में जाएंगे। तो गांधी जी को अपनी एक रम्मत लिख के दे के आए थे। उस रम्मत का नाम था स्वतंत्र बाउनी। क्या नाम था? स्वतंत्र मतलब आजादी, बाउनी मतलब 52, आजादी के 52 दोहे लिखे। इस प्रकार का एक नाटक लिख के किसको दे के आए थे? लिख लो। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। किसको भेंट की थी? तो एक इनकी मुख्य रम्मत कौन सी है? स्वतंत्र बाउनी। किसको दे के आए थे? अन्य रम्मत लिख लो इनकी, और कौन कौन सी लिख लो, अन्य रम्मत, अदर रम्मत। एक जैसलमेर मेरे को राजकुमारी हुई थी, उसका नाम था मूमल। क्या नाम था? इसको मूमल पर रम्मत बनाई। एक रम्मत का नाम है छेले तंबोलन। तंबोल का मतलब था पान, तंबोलन मतलब पान बेचने वाली महिला। तो तेज कवि के अंदर रम्मत कौन कौन सी है? मूमल और छेले। कभी कोई सिंपल आपसे पूछेगा मूमल, छेले तंबोलन, स्वतंत्र बाउनी इत्यादि रम्मतें कौन से कलाकार से जुड़ी हुई है? कौन से कलाकार है? तेज कवि, जो कि कहाँ के थे? जैसे। अब दूसरा कौन सा अपना? बीकानेर। लिख लो बीकानेर। लक्ष्मीधर चंद्रात की बुक है, बुक का नाम है मूमल। इनकी भी एक रम्मत है, उसका नाम मूमल है। मूमल एक राजकुमारी थी, उसपे खूब सारे लोगों ने अलग अलग लिख लिया आपने। अगला क्या आ गया आपका? आ गया बीकानेर। अच्छा, जैसलमेर में दोनों टाइम किया जाता है, सावन के महीने में भी किया जाता है और कब किया जाता है? होली पे भी किया जाता है। बीकानेर में एक केवल होली पे किया जाता है। होली पे भी इसको करने वाले वहां ब्राह्मणों की एक सबकास्ट होती है, पुष्करना। कौन से ब्राह्मण करते हैं? तो पुष्करना ब्राह्मण कब करते हैं? होली पे करते हैं। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। और होली पर किसका आयोजन किया जाता है? रम्मत। पाटों पर आयोजन किया जाता है। किस पर किया जाता है? पाटे। पुष्करना ब्राह्मण बीकानेर का जो अंदर वाला बीकानेर है, पुराना जो बीकानेर है, उसमें पुष्करना ब्राह्मणों के अलग अलग मोहल्ले हैं। जैसे मोहल्ले का नाम है व्यास चौक, किसी मोहल्ले का नाम है बिस्सा चौक, किसी मोहल्ले का नाम है आचार्यों का चौक, बारह गुआड़, बिन्नाणियों का चौक, दम्माणियों का चौक, ऐसे ऐसे अलग अलग मोहल्ले। उन मोहल्लों में, सब मोहल्लों के बीचों बीच जो चौराहा या बीच की गुआड़ का जो बीच का एरिया पड़ा रहता है, उसके अंदर लकड़ी के तख्ते रखे होते हैं। लकड़ी के तख्ते समझ गए? सिंगल बेड टाइप के। उन लकड़ी के तख्तों को जोड़कर एक यूं स्टेज सा बना लिया जाता है। उनको बोलते हैं पाटे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल दिनों में पंडित जी शाम को खाना खाने के बाद उन पाटों पे जाके बैठते हैं, हताई करते हैं, इधर उधर की पॉलिटिकल बातें करते हैं, छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीकानेर का पार्षद से लेके और जो बाइडन तक वही तय करते हैं कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। कहाँ पे बैठ के? पाटों पे। कौन? कहाँ पे? नॉर्मल दिनों में तो ये कर लेते हैं, वहां पे पॉलिटिकल अताई कर लेते हैं। और जब होली का टाइम आता है तब वहां पर क्या कर ली जाती है? रम्मत। अष्टमी से लेके चतुर्दशी, कब से कब तक? कौन से महीने में होगी?
फाल्गुन। होली कौन से महीने में आती है? मैं कहता हूँ होली के टाइम किया जाता है, फिर मैं कहूँ फाल्गुन, वो अष्टमी से चतुर्दशी, आपको हैं अब महीने तो 12 होते हैं, कौन सा बताएं आपको? तो होली कौन से महीने में आती है? पक्का? श्योर? लेगो। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल पंचमी अष्टमी टू चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी टू चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से, सॉरी अष्टमी से चतुर्दशी तक, फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी टू चतुर्दशी, अष्टमी से चतुर्दशी तक। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। क्या बात। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक लिख लिया। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। पाटा लकड़ी के तख्ते होते हैं जी ना, उनको पाटे बोलते हैं। रम्मत का आयोजन किया जाता है, परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा, पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। देखो नॉर्मली भी कोई आपसे पूछ लेना कि पाटा कल्चर कौन से शहर में, ठीक है, कौन से शहर में, कोई समाज पूछ ले तो कौन सा समाज है? पुष्करना। कौन सा समाज है? पुष्करना। अब इनकी मुख्य कहानियां कौन कौन सी लिखो, मुख्य कहानियां, मैन स्टोरीज। वही अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। आचार्यों का चौक कहां पर की जाती है? अच्छा, कौन से मोहल्ले का नाम क्या है? आचार्य। उसमें कौन सी रम्मत होती है? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। एक रम्मत का नाम है चौबेल नौटंकी। एक की जाती है बिस्सा चौक। कहाँ की जाती है? बिस्सा चौक। जमुना दास जी की रम्मत। ये की जाती है किकाणी व्यास चौक। एक है बारह गुआड़, सॉरी हेडाऊ मेरी की रम्मत। ये की जाती है बारह गुआड़। हेडाऊ मेरी दो कैरेक्टर है, महिला पुरुष हेडाऊ और मेरी। कोई पूछे अमर सिंह राठौड़ की रम्मत बीकानेर में कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? आचार्यों का चौक। चौबेल नौटंकी की रम्मत बिस्सा चौक। जमुना दास जी की रम्मत किकाणी व्यास चौक। और हेडाऊ मेरी की रम्मत, ये हेडाऊ मेरी वाली बहुत फेमस रम्मत है। ये हेडाऊ मेरी वाली मेरी वाली जो रम्मत है, ये शुरू की थी जवाहरलाल जी ने। किसने शुरू की थी? लिख लो हेडाऊ मेरी की रम्मत के नीचे। जवाहरलाल जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई जवाहरलाल जी। जवाहरलाल जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई जवाहरलाल जी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? जवाहरलाल जी द्वारा। कौन सी रम्मत? कौन सी है? हेडाऊ मेरी। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ होती है? आचार्यों का चौक, चौबेल नौटंकी की, बिस्सा चौक जमुना दास जी की, किकाणी व्यास चौक हेडाऊ मेरी की। और ये किसने शुरू की थी? अब मुख्य कलाकार लिख लो, कलाकार कौन कौन, मेन आर्टिस्ट बीकानेर में कौन कौन?
फागू महाराज, सुआ महाराज, और पुष्करना ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को वैसे महाराज ही कहते हैं गाँव में। मदीराम व्यास, तुलसीदास, क्या क्या नाम बताओ देखे? फागू महाराज, सुआ महाराज, मदीराम व्यास और तुलसीदास। ये किसके मुख्य कलाकार है? बीकानेर में। कौन से लोकनाट्य के? रम्मत। बीकानेर में किसके द्वारा की जाती है रम्मत? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। कब की जाती है? होली के आसपास। और होली के आसपास भी आपके कहां पर की जाती है? पाटों। कहां पे की जाती है? तो पाटा कल्चर कौन से शहर में? नॉर्मल दिनों में तो वहां पे हथाइयां कर, हथाई समझ गए, गोसिप बातें कर लेते हैं। और ये इन दिनों के अंदर वहां पर क्या कर लेते हैं? आपकी रम्मत। ये भी बड़ा जोरदार है। अष्टमी से चतुर्दशी 7 दिन हो गए, है ना? 7 दिन का टाइम हो गया लगभग। इन 7 दिनों में तो क्या कर ली जाती है? रम्मत। फिर आगे होली। होली वाले दिन एक खेलते हैं फुटबॉल मैच। क्या खेलते हैं? उसको बोलते हैं फागणिया फुटबॉल। क्या बोलते हैं? अच्छा, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 22। 11-11 दोनों टीमों में कितने हो गए? 22। 22 के 22 प्लेयर मुखोटे लगाएंगे। कोई बन गया सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, सचिन पायलट, अमित शाह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जो बाइडन, बराक ओबामा, कैटरीना कैफ, जितने हो सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन, जितने वो 22 मुखोटे हो सकते हैं वो सब के सब मुखोटे लगाते हैं। फिर अगले दिन अखबार की खबर बड़ी जोरदार होती है, कैटरीना कैफ ने जो बाइडन को पैर लगाकर रोका। अपने लगता है ये कांड किधर हो गया। फिर वो समझ में आता है कि यार कैटरीना कैफ गोल करने के लिए जा रहा होगा, जो बाइडन गोलकीपर रहा होगा और गेल के ऊपर ने पैर लगा दिया तो वो गिर गया वहां पे। तो 22 के 22 एकदम मुखोटे लगा गए। अच्छा, वो फुटबॉल मैच खेलते हैं उस दिन, साथ में होली वाले गीत गाते हैं। मतलब इतने भयंकर गीत गाते हैं, इतने भयंकर गंदे गीत गाते हैं एकदम। हम जब बीकानेर नए नए पढ़ने आए तो वहां पे के दोस्त बने, उनको पूछा, रहे तुम ये ऐसे गीत गाते हो होली वाले? हालांकि हमारे गांव में भी गा लेते हैं, लेकिन हम यूं गांव से बाहर जाके गाते हैं। तुम यार सारे आम मोहल्लों के बीच में, और उसमें भी पापा और बेटा दोनों साथ मिलके गा लेते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या भाईला रंग लागेड़ो है, किरो पतो चला कुण पापा न कुण बेटो है। यार ये वाली थ्योरी सही है यार, ये सीखनी पड़ेगी। अच्छा, हर किसी को बोलेंगे तो भाईला शब्द पक्का है, बिना भाईला के किसी से कोई बात नहीं। हर आपसे कोई बात है, क्या भाईला, हर बात के अंदर वो भाईला पक्का लेके आएंगे। बड़े सज्जन सीधे इतने भले लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है एकदम। बीकानेर लोकल के अंदर है, सारे पढ़े लिखे, इसलिए बीकानेर लोकल की जितनी नौकरियां वो सारी पुष्करना ब्राह्मणों के पास ही थी। पहले पढ़ा लिखा समुदाय यही था, शहर में ही रहता था, इसलिए सारी नौकरी लग गए। अच्छा, जितने वो मिलेंगे महाराज मिलेंगे, सारे के सारे पान खाने के शौकीन, पूरे दिन मुंह में पान। एक सिंगल महाराज नहीं मिले जो बिना पान के रहता हो, सारा दिन पान खाया हुआ एकदम। तो हम कॉलेज में पढ़ा करते, तो हमारे कॉलेज में जो एडम ब्लॉक होता है ना, एडम ब्लॉक, जहाँ पे मार्कशीटें मिलती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है अपना, तो उधर ब्लॉक के अंदर वो जो खिड़कियां होती है, छोटी छोटी खिड़कियां, खिड़कियों में ज्यादा की चीजें मांगनी पड़ती है, तो वहां हम जाते हैं। तो महाराज बैठे हैं एकदम त्रिपुंडधारी, यहाँ पे वो लगाया हुआ, छोटी बढ़ी हुई, पीछे महाराज के मुंह में पान खाया हुआ। आप यूं जाके नहीं हो कहते, महाराज राजवीर बीए सेकंड ईयर 28-16-47 रोल नंबर बताए, मुझे बीए सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए। तो महाराज मार्कशीट का पूरा वो गुत्था लेके आते, उसमें से राजवीर नाम की निकालते, मुझे दिखाते, उसके अंदर से भाई देख ले तेरी है कि मगध, हाँ मेरी है। पकड़ाते, रजिस्टर आगे करते कि साइन कर दे, मैं साइन कर देते कि हाँ मुझे मिल गई। कोई बातचीत नहीं हमारे बीच में। यदि उनके पास मार्कशीट नहीं है तो महाराज कब तक आ जाएगी? 5 दिन में। बातचीत कुछ भी नहीं। हम जब जाते तो हम जाते, वो मुंह में पान खाए हुए बोले तो कैसे, हम जाते तो हम जाते कहते महाराज प्रणाम, आशीर्वाद। बोलना उसमें भी तो बोल चाल का कोई है ही नहीं वो अपने आप। तो दिलीप सर हंसते हैं कि एक बार कोई बीकानेर के अंदर और कोई एक नॉर्मल व्यक्ति किसी एक दुकान पे गया, पुष्करना ब्राह्मण की वो दुकान, उनकी दुकान पे गया, उनको जाकर सर रास्ता बताओ। और जब तक आपके गूगल वगैरह नहीं आए थे, हम पूछ पूछ के जाते थे किसी से कि रास्ता बताओ। अब महाराज के मुंह में पान खाया हुआ, बताए कैसे उसको? तो महाराज ने इशारों में समझाया इसको कि हाँ
सीधा जा, रेड लाइट आएगी, क्या आएगी? रेड। हाँ, उससे इधर मुड़ जाना, सर्कल आएगा। हाँ, अब यार बंदा भूल गया यार थोड़ा सा, उसने कहा लाल बत्ती पहले या दूसरी, चौराया पहला या दूसरा, कौन सी गली में मुड़ना, राइट या लेफ्ट? वापस आएगा, महाराज यार समझ में नहीं आया, बताओ यार। तो महाराज ने कागज लिया और कागज लेके उसको समझाया कि हूँ अपने यहाँ यूं बनाया, यहाँ पे बनाई लाल बत्ती, यहाँ बनाया चौराया। उस बंदे फिर उसने महाराज यार नहीं समझ में आ रहा है, ढंग से बता दो। तो महाराज ने दुकान बंद की। हाँ छोड़ के आ जाऊंगा, आधा घंटा दुकान बंद रह जाएगी, कोई दिक्कत है क्या? भला फोन खाइडो है, फोन गिराया नहीं जाएगा। तो भले सज्जन सीधे लोग हैं, आराम से महाराज उसको छोड़ गए। खाने पीने के इतने शौकीन, इतने भयंकर शौकीन कि महाराज घर से खाना खा के आए, भर पेट खाना खा के आए, और आप आके कह दो महाराज मिठाई खाओ, महाराज बेटे बेटे यूं 2 किलो रसगुल्ले खा जाए, 2 किलो रसगुल्ले, 2 किलो खीर पी गए महाराज। यूं अलग अलग कई लोग मिलेंगे अलग अलग मौलाओं के, फलाने महाराज है ना वो 5 किलो और खीर पी जाते हैं, फलाने महाराज है ना वो 2 किलो हलवा खा जाते हैं, वैसे मिलेंगे। और ये, और उनकी दुकानें भी अलग अलग। जैसे मैं कहता हूँ यदि आपको यहाँ से भाई भुजिया के लिए बीकानेर फेमस है, तो आपको नॉर्मली जयपुर में यदि भुजिया लेना तो आप कौन सा लेंगे? कि बीकाजी, बीकाजी आप कहेंगे हल्दीराम, ये 2-3 फेमस ब्रांड है। ये बीकानेर के सबसे घटिया भुजिया है कि लोकल बीकानेर का महाराज इनमें से कोई भुजिया नहीं खरीदता, और उसको लगता है मैं बीकाजी खाऊंगा। इतने बुरे दिन आए मेरे कि ये भुजिया खाना पड़ेगा। उनके अंदर दुकानें, महाराज की दुकानें, वो भी छोटे सा एकदम ढाबा टाइप का सा होगा, लकड़ी का बना हुआ दुकान है, उसमें एक महाराज या जो भी कोई कारीगर है वो सुबह सुबह उठ के जाएंगे, वो बनाने भुजिया बनाने लगेंगे वहां पर। और वो भुजिया मैंने यहाँ बीकानेर जाके देखा कि भुजिया के भी नंबर होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मोटा भुजिया, पतला भुजिया, साइज के अनुसार 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो। अब वो 5 बजे जाके लगे अपने, 6 बजे से उन्होंने अपनी ग्राहकी शुरू की, लाइन लगती है, लाइन सुबह सुबह भुजिया वालों की, 12 बजे तक वैसे ही लाइन रहती है। 12 बजे तक महाराज ने भुजिया बनाए, 12 बजे दुकान बंद की, चले गए। वो महाराज यदि बना के स्टॉक कर ले तो क्या पता कितना बेचे और कितनी कमाई करे, पर संतोषी जीव है, 12 बजे बाद नहीं, लाइन खड़ी तो भी कर लेना। उनके कोई यूं पैसे वाला लालच नहीं है कि इतने लोग खड़े हैं और बना दूंगा, शाम तक काम कर लेता हूँ। नहीं, क्या भला कोई पीछे ला रहा मरी जाए, पैसे के पीछे मरे थोड़ी आदमी, जाके अब घर पे रेस्ट करेंगे। ये कि रसगुल्लों की उनकी अलग ही दुकान है उन वाली, और वो वास्तव में आप वो भुजिया लेके खाओगे वो छोटी छोटी दुकानों का, तो आपको लगेगा यार इतने दिन क्या रद्दी खा रहे थे, इसको भी अच्छा मानते थे क्या आपने, आपका मन उचाट हो जाएगा। तो महाराज बड़े जोरदार, एक इतनी आपस में वो कम्युनिटी यूनिटी है जिसकी हद नहीं। इंडियन आइडल कार्यक्रम आता आपका, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल में अब तो शायद रूल वूल चेंज कर दिए। ये मुझे याद है इंडियन आइडल ये शुरू हुआ था 2005 के आसपास, और पहला जो इंडियन आइडल था इसका वो था अभिजीत सावंत। अभिजीत सावंत अब तो गायब भी हो गया, वो अभिजीत सावंत पहला इंडियन आइडल था। दूसरा इंडियन आइडल इसके अंदर बना था संदीप आचार्य। कौन थे? वो हमारे बीकानेर के थे, मेरे कॉलेज सीनियर थे संदीप, मैं स्कूल में था तब वो कॉलेज के अंदर थे। वो इस मोहल्ले के थे, ऊपर हमने एक मोहल्ला लिखा आचार्यों का चौक, लिखा आचार्यों का चौक। तब इंडियन आइडल में 3 जज थे, फराह खान, अनु मलिक, सोनू निगम। इंडियन आइडल का तब का कुछ फॉर्मेट ऐसा था कि 16 कंटेस्टेंट आएंगे, 16 अपना परफॉर्म करेंगे, उन 16 के अंदर से उस दिन जज राय देंगे कि इनमें से किसने सही गाया और किसने सही नहीं गाया। फिर जनता वोट करेगी और जनता वोट करके 8 को इनमें से बाहर भगा देगी। फिर कितने बचे? 8। फिर डेली एक एक आउट होगा, 7, 6, 5 ऐसे होंगे। 16 ने गीत गाया, 16 ने गीत गाया तो भाई खराब किसने गाया? उनमें एक नाम संदीप का, भाई संदीप ने इतना अच्छा आज नहीं गाया। अगले दिन वोटिंग हुई, जनता के वोट आए, जनता के वोट आए तो पता चला कि सबसे अधिक वोट ही संदीप को मिले, तो संदीप 8 में। अब 8 ने गीत गाया, आज किसने खराब गाया? उन्होंने कहा संदीप ने, तो अब संदीप आउट होना चाहिए। अगले दिन संदीप के वोट सब ज्यादा, आउट कोई दूसरा ही हो रहा है। वो हर बार कहते कि संदीप ने अच्छा नहीं गया, संदीप ने अच्छा नहीं गया, संदीप जीता वो। और संदीप को वोट इतने मिलते जितने बाकियों सबके सारे थे, बाकियों के मिला लो उतने, अकेले किसके? संदीप। तो उस साल मुझे याद है, मैं उस साल 12th के अंदर था। वो जो पाटे, उन पाटों के ऊपर नोकिया वाले फोन आते, 1100, नोकिया 1100, जो नोकिया 1100 फोन पड़े। एक वो उस समय रिचार्ज कूपन आते थे जिनको स्क्रैच है ना, वो रिचार्ज कूपन पड़े। कोई बंदा जाता रिचार्ज कूपन लेके, किसी भी मोबाइल के अंदर सिम विम एक्टिवेट किया हुआ पड़ा एकदम, उसका रिचार्ज करता और सारा दिन बैठे बैठे मैसेज करते। एक मैसेज को 5 रुपए कैसे लगा करते थे, मैसेज के रुपए लगते, भाई मैसेज करोगे 2 रुपए लगेंगे। पर ये तब बाउंडेशन नहीं था, एक आदमी कितने कर सकता, कितने भी कर सकता। सारे दिन मैसेज मैसेज मैसेज, केवल मैसेज के दम पे हम इंडियन आइडल बना गए थे।
मेरे को याद है मेरे फिजिक्स के एक पेपर में एकदम ही नंबर नहीं है, बहुत गंदे नंबर है इस मैसेज के चक्कर में। उस दिन वो था, हमें लगता था यार पेपर तो अगली साल दे लेंगे, संदीप अगली साल थोड़ी आएगा। पूरे बीकानेर के अंदर ही वो भयंकर वाला माहौल। उसमें जो 8 लोग थे, 8 में से एक 7 हुए, 6 हुए, उसमें से जो सबसे पहले 8 में सबसे पहले जो आउट हुआ था वो नेहा कक्कड़ थी। तो, तो मुझे लगता है यार ये गुटकी सी तो अपने को तब भी पसंद नहीं आई थी, इसके गाने लोग कैसे सुन लेते हैं यार। तो तभी हमें लगता था यार ये थोड़ी सी टाबर सी आ गई, इधर जागरण वागरण लगाया करती थी उधर, ये दोनों बहन भाई जागरण लगाते थे। तो मुझे याद है इनकी वो कहानियां सुनाते भाई, पहले लगाते थे रात्रि के जागरण, अब आए हैं इंडियन आइडल के अंदर, पर हमने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं गा रही है। उसमें सबसे अच्छा एक लड़का गीत गाता था, हैदराबाद का एक लड़का था करुण ने, करुण, वो बेचारा फाइनल तक पहुंचा था। और हमारा यूं दिल पूरा, वो दिमाग पूरा गाता कि सबसे अच्छा जो गाता है वो कौन गाता है, करुण। इसलिए जीतना कौन चाहिए, करुण, पर दिल कहता कि ना पहला संदीप आपनो यार, संदीप जीतनो चाहिए। तो केवल संदीप को वोटों के दम पे जिताया, इसलिए इंडियन आइडल में बाद में रूल चेंज किए कि खाली वोटों से किसी को नहीं जिता सकते, उसके अंदर जज की राय भी मानी जाएगी, उधर से भी मार्क्स वार्क्स मिलेंगे। यदि खाली वोटों के दम पे होता तो हमारे पुष्करना ब्राह्मण सारे इंडियन आइडल होते। बीकानेर ही जीतता हर बार, दूसरे किसी को हम जीतने नहीं देते उनके। हालांकि संदीप बाद में बेड लक की था, 3-4 साल बाद संदीप की डेथ ही हो गई। 2013 के आसपास संदीप की डेथ हो जाती। 3-4 अच्छे गाने भी आए थे, संदीप के एल्बम भी आया था, पर उसके बाद डेथ हो गई। पर वो इंडियन आइडल मुझे अब भी याद है कि यार वो इंडियन आइडल पुष्करना ब्राह्मणों ने वोट दे दे के जिता दिया था। तो अलग कल्चर, मतलब शहर के अंदर रहने वाले लोग जो पीढ़ियों से शहर के अंदर रह रहे हैं, उसके बावजूद इतने कल्चर से जुड़े लोग मैंने कहीं नहीं देखे। वरना अक्सर होता है ना, गांव का कोई आदमी 10 साल भी शहर में रहता है तो कल्चर चेंज हो जाती है। ये शहर में ही बैठे हैं, पीढ़ियां बीत गई, दादे परदादे भी इनके शहर के अंदर रहे, बीकानेर के अंदर, बीकानेर बसा तब से लोग रह रहे होंगे। बीकानेर जैसे जैसे मॉडर्न हुआ तो ये भी हुए होंगे, पर ये नहीं हुए। बाकी कोई समाज हो जाए, पर पुष्करना वैसे 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 होली के गीत गाने, वैसे खाने पीने के कार्यक्रम, वैसे वैसे जीवन शैली। तो इन होली के दिनों में अपने यहाँ पे कर लेते हैं रम्मत। कौन सी? सारे जीते ही होंगे, वो महाराज ही है। सबको क्या कहा जाता है? महाराज। हर को वैसे ब्राह्मणों को महाराज ही कहते हैं महाराज। तो मुझे याद है हमारे 93 के आसपास वहां बीकानेर से एमएलए बने थे, उनका नाम था नंदू महाराज। तो हमें बचपन में या छोड़ते तब हमें से लगता भाई इनका नाम ही नंदू महाराज जी है। फिर बड़े होके पता चला कि नहीं, इनका नाम तो नंदलाल व्यास है। पर वो जनता क्या करने लगी, एक हमारे वहां से सरपंच बने थे भैया महाराज, तो वो तो मुझे लास्ट तक ही लगता कि इनका नाम भैया महाराज जी है, बाद में पता चला इनका नाम है शिव कुमार व्यास। पर कोई भैया जी कहते, भैया जी थे ही, साथ में क्या जुड़ गया, महाराज। तो पूरी दुनिया ही क्या करने लगी, भैया महाराज। तो नंदू महाराज हमारे 2014 की बात है, 2014 के आसपास में नंदू महाराज की डेथ हुई थी। 2014 में पूरे भारत में मोदी जी का माहौल, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हुए थे, और पूरे देश में बीजेपी का माहौल था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना हुआ था। निर्भया वाला मामला हो गया था, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी नई नई उभर रही थी, घोटाले वोटाले आ रहे थे, पूरे देश में चेंज का सा माहौल था। और उसमें मोदी जी वो थोड़े से आगे एक्सेलरेट कर गए उसको, तो पूरे देश में माहौल। पर हमारे बीकानेर में यह माहौल किस बार बीजेपी हार जाएगी। बीकानेर में हमारे जो सिटिंग एमपी साहब थे अर्जुन राम जी मेघवाल, इनके कोई ब्राह्मणों के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ, और उसकी वजह से यूं लग रहा कि नहीं यार इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता है। और पुष्करना ब्राह्मण और बीकानेर के वोट किधर पड़ेंगे किधर नहीं पड़ेंगे तय भी कौन करे, पुष्करना ब्राह्मण। तो पुष्करना ब्राह्मण के क्या भाईला, बाकी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जीतनी चाहिए, पर बीकानेर नहीं। बीकानेर के अंदर उनका कोई, वो सीधा सीधा बीजेपी से कोई नहीं, उनका ये था भाई हमारे बारे में ऐसा कैसा कह दिया, और वो जिधर बोले उधर बीकानेर भी बोले, तो यूं पूरा मोमेंटम सेट हो रखा। अक्सर आप देखा करो कि किसी भी पार्टी का बड़ा नेता यदि कहीं पर चुनाव की रैली कर रहा है, इसका मतलब वहां पार्टी की हालत खराब है ना। यदि कांग्रेस उदयपुर के अंदर राहुल गांधी की रैली करवा रही है, सोनिया गांधी की रैली करवा रही है, किसी बड़े नेता की रैली करवा रही है, इसका मतलब उदयपुर में कांग्रेस हारने वाली है। पाली में यदि बीजेपी की बड़ी रैली हो रही है, इसका मतलब पाली के आसपास के इलाके में बीजेपी की हालत अच्छी, इसलिए पार्टी चाहती है और मोमेंटम सेट करें थोड़ा। तो मोदी जी की हमारे बीकानेर में रैली करवाई, तो पूरा पूरा बीकानेर मोदी जी को देखने के लिए उमड़ा। तो उसका नाम ब्राह्मण भी सारे के सारे गए। मोदी जी गुजराती आदमी भयंकर चालू है, गुजरातियों के चालूपना कूट कूट के भरा हुआ भाई साहब। मोदी जी थोड़े सबसे जो मुख्य नेता लास्ट में भाषण देता है, तब तक हमारे बीकानेर लोकल वाले भाषण दे रहे थे। उस दिन सुबह ही नंदू महाराज की डेथ हुई थी। मोदी जी किसी ने बताया होगा भाई यहाँ पर पुष्करना ब्राह्मणों के बड़े नेता नंदू महाराज, उनकी ऐसे ऐसे डेथ हुई थी। मोदी जी जैसे बोलने के लिए 4-1 बजे 4:30 से आए, भाई अब आप सबके आन बान शान दिलो जान जिसका आप कर रहे थे इंतजार, अब आ रहे हैं माइक पे। सब यूं स्टेडियम पूरा शांत होकर सुन रहा, भैया मोदी जी आएंगे बोलेंगे। पर उनके मन में कि भले मोदी जी कुछ ही बोले, लेकिन अपने इस बार बीकानेर में तो बीजेपी को वोट नहीं थे, यहाँ तो हराएंगे। मोदी जी आए, मोदी जी ने आते माइक लिया, फिर क्या बोला नहीं जा रहा है।
मेरे कई सालों के दोस्त नंदू महाराज की मृत्यु ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया है। किस किस पल को याद करूं, और भाइयों और बहनों, जब दोस्त जाता है वापस पानी का गिलास पिया। मित्रों, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा आपको। मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, इसलिए अपने को बीजेपी को नॉर्मल 2-4 मिनट का कोई भाषण, वरना मोदी जी के भाषण लंबे होते हैं। कोई 5-7 मिनट का भाषण दिया, उसमें 5-7 बार नंदू महाराज का नाम लिया, जय हिंद किया, उड़ गए। पूरे बीकानेर का मोमेंटम शिफ्ट था। क्या भाईला नंदू महाराज मोदी जी का दोस्त है। सिंगल दिन बीजेपी ने उसके बाद बीकानेर में प्रचार नहीं किया। 3-3.5 लाख वोटों से जीते। उसके बाद प्रचार करने की कोई आवश्यकता। बीकानेर वही बात करेगा जो पुष्करना वामन कहेंगे। पुष्करना वामन करें बीजेपी को, नहीं देने तो नहीं देने, इस बार का बीजेपी को देने तो बीजेपी को देने दे। भले मस्त आदमी है। तो मोदी जी 2 ही आंसू बहा के गए। क्या भाईला नंदू महाराज री आत्मा यदि शांत होली जो बीजेपी ने वोट दो। नंदू महाराज पूरी जिंदगी बीजेपी में थे, तो वोट किसको देने हैं? बीजेपी को देने हैं। तो ये अपने रम्मत होती है बहन की। होली के दिनों में क्या होती है? तो आपको कभी बीकानेर घूमने के लिए जाना हो, फिर होली के दिनों में जाया जाए, क्या देखी जाए? और नहीं, पर अंदर अंदर का बीकानेर हमेशा देखा जाए। तो अंदर का परकोटे का बीकानेर है, और उसमें पुष्करना ब्राह्मणों की केवल जीवन शैली देखी जाए। कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, खाते पीते। वो अपने आप में एक अलग पीएचडी है कि उनके ऊपर थीसिस की जा सकती है कि यार उनका रहने का रहन सहन कैसे आधुनिकता की दौड़ में भी कोई खुद को बचाए रख सकता है, वो पुष्करना ब्राह्मण सिखाते हैं। अगला लिखो भवाई। भवाई मैंने आप कहोगे सर आपने एक लोक नृत्य बताया था, बताया था एग्जैक्टली इधर भाई। भवाई एक लोक नाट्य, वही सेम उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में या गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा किया जाता है। वो लोकनाट्य कौन सा आ गया, लिख लो अपने। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में यह लोकनाट्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस फोक थिएटर इन उदयपुर डिवीजन। भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में यह लोकनाट्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस फोक थिएटर्स इन उदयपुर डिवीजन। उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। अच्छा लोकनाट्य होता है। वास्तव में वो लोग सामाजिक समस्याएं जो भी होती है उन पे व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य समझ गए, कटाक्ष। देखो इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। सटायर्स आर मेड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। सटायर्स आर मेड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। Satires are made on social problems in this folk theater. सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। किस पर व्यंग्य किए जाते हैं? सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। कौन से लोकनाट्य में? नॉर्मली क्या होता है, कोई भी आप नाटक देखना, अभी भी कोई नाटक होता है, लोकनाट्य होता है, जब नाटक खत्म हो जाता है ना, तो जितने कैरेक्टर होते हैं वो मंच पे आते हैं, है ना। या नाटक शुरू होने से पहले वो सारे मंच पे आके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ज्यादातर तो खत्म होने के बाद कि भाई कोई राम जी का नाटक किया तो आप कहेंगे भाई राम जी बना, मेरा नाम ये है। रावण बना, मेरा नाम ये है। लक्ष्मण जी बने, मेरा नाम ये। सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कोई ऐसा लोकनाट्य जिसमें कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते, वो कौन सा? कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। आर्टिस्ट डोंट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स ऑन स्टेज। आर्टिस्ट डोंट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स ऑन स्टेज। कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। आर्टिस्ट डोंट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स ऑन स्टेज। कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। जो पुरुष कलाकार होते हैं सारे, उनको तो बोलते हैं सग्गा जी। मेल आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सग्गा जी।
और जो महिला कलाकार होती है वो क्या हो जाएगी? सग्गी जी। लिख लो, मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट, सग्गा जी और सग्गी जी। सग्गा सग्गी तो समझते हो? जयपुर वाले कह देंगे ब्याई जी ने ब्याण जी। ये समधी और समधन तो समझ गए? समधी जी और समधन जी। हाँ जी, आ गया समझ में? ये जोधपुर साइड वाले सारे हगो न हगी, इनके सह है हो जाता है। सह बोला नहीं जाता, सह है हो जाएगा तो हगो सान हगी सा, हगा जी न हगी जी। इधर क्या कहते हैं? भरतपुर साइड में क्या कहते हैं? सगा सगी को क्या होता है? सगा सगी समझे तुम? जैसे अपने भाई के ससुराल वाले या बहन के ससुराल वाले, उनको क्या कहेंगे? समधी समधन। समधी समधन कहते हैं। वो समधी तो संबंधी से बन गया, संबंधी, वो हमारे संबंधी है। अपनी भाषा तक आते आते वो क्या हो गया? समधी और समधन। अब वो ये यहाँ पर आ गया, ये अपने सगे हैं, वो अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदारी हैं। इधर हो गया सगा जीन सगी जी। ये जयपुर वालों को मैंने समझ में है, ब्याई जीन ब्याण जी, है ना? ये होगा भाई, इन्हें में अपने ब्याह कर सकते हैं तो ये ब्याई जी है, कौन है? ऐसा ही होगा और तो क्या। तो पुरुष कलाकार को क्या कहते हैं? सगज। महिला कलाकार को सगज। अब लिखो मुख्य कहानियां कौन कौन सी। एक कहानी है बीका जी और बाघ जी। और एक कहानी है जसमल ओडन। कौन कौन सी दो कहानियां? बीका जी और बाघ जी, जसमल। जसमल ओडन उनकी बहुत फेमस कहानी रही। इस कहानी पर बाद में विदेशों में भी नाटक किए गए, और विदेशों में इसको पॉपुलर करने वाली एक महिला रही है जिनका नाम है शांता गांधी। क्या नाम है? जसमल ओडन के नीचे लिखो, शांता गांधी ने इसे विदेशों में लोकप्रिय किया था। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट इन फॉरेन कंट्रीज, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था, ये लिख लो बोले। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट ऑन इंटरनेशनल लेवल। शांता गांधी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या विदेशों में लोकप्रिय किया था। शांता गांधी पॉपुलराइज्ड इट ऑन इंटरनेशनल लेवल या फॉरेन कंट्रीज। स्टार लगाना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जसमल ओडन को विदेशों तक पहुंचाने वाली महिला कौन थी? तो कौन थी? शांता गांधी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था या विदेशों में लोकप्रिय किया था। ओड एक जनजाति होती है। ओड क्या होती है? तालाब खोदने का काम करती थी। क्या काम करते? लिख लो कहीं, ओड जनजाति का कार्य बराबर तालाब खोदना। प्रोफेशन ऑफ ओड ट्राइब डिगिंग पॉन्ड्स। ओड जनजाति का कार्य तालाब खोदना, डिगिंग पॉन्ड्स। बॉक्स बंद कर लेना अलग से। तो ओडों की महिला हुई, इसलिए क्या नाम हो गया? ओडन। जसमल नाम था उसका। मध्य प्रदेश का मालवा पड़ता है, मालवा। मालवा में ओडों का दल रहता है, ओडों की टीम रहती है। ओड तालाब खोदने के लिए अपनी टीम के साथ कहीं भी चले जाते। गुजरात में एक राजा, उस राजा का नाम है खंगार। क्या नाम है? और गुजरात के राजा खंगार ने एक बार मालवा के ओडों के पास संदेश भेजा कि मुझे एक बहुत बड़ा तालाब बनवाना। राजा महाराजा बनवाते तालाब, कुएं, बावड़ियां बनवाते। मुझे एक बड़ा तालाब बनवाना है, आप यहां पर आओ। ओडों की टीम गुजरात के राजा खंगार के वहां पे तालाब खोदने जाती। उन ओडों की टीम, एक महिला है, उस महिला का नाम है जसमल। क्या नाम है? ओड महिला, इसलिए नाम क्या हो गया? जसमल ओडन। जब वो ओड वहां पे तालाब खोद रहे होते हैं, राजा श्याम को इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, सुपरविजन करने, चेक करने आता है, भाई तालाब खुद रहा है कि नहीं खुद रहा है। उस महिला को देखता है। जसमल बड़ी सुंदर महिला थी, और राजा उस जसमल को कहता है कि तू मेरे साथ महलों में चल ले। वो महिला मना करती है, भाई मैं शादीशुदा महिला हूं, तुम ऐसे मुझे कह भी कैसे सकते हो। वो नोडों को बाकियों कहता है, भाई इसको मैं लेके जाऊंगा। ओड कहते हैं, यार तू ऐसे कैसे बात कर सकता है? तो उसने कहा, मैंने पूछा नहीं है, बताया है, और 15 दिन का टाइम है, राजी मत भेजो तब तो ठीक है, वरना मुझे ले जाना तो आता है। अब वो दिल्ली शाम को आए, दिल्ली शाम को आके उन्होंने इस प्रकार की बात कही। ऐसे करते करते 15वां दिन आ गया। ओडों को लगा कि राजा तो मानेगा नहीं, तो दिल्ली ये जबरदस्ती करने लग गया, और कल तक यदि हमने नहीं भेजी तो जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। जसमल अपने परिवार को छोड़ के राजा के महलों में जाना नहीं चाहती, तो वो वहां से ओड भाग जाते हैं। अधूरे तालाब को छोड़ के बिना अपनी मजदूरी लिए अपने बैलगाड़ियों को जोतते हैं और रातों रात भाग जाते हैं।
राजा जब सुबह सुबह आके देखता है कि ओडोंग की टीम तो वहां से भाग गई, राजा अपनी सेना लगा देता पीछे, भाई जसमल को उठा के लेके आओ। घोड़ों के आगे बैलगाड़ियां कितनी दूर तक भागे, जब बैलगाड़ियों वालों ने देखा, ओडोन देखा कि पीछे से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे, इसका मतलब राजा के सैनिक आ रहे हैं, किसको उठा के लेके जाएंगे? जसमल। जसमल अपने उस परिवार को छोड़ के, पति को छोड़ के जाना नहीं चाहती, इसलिए जसमल खुद की आग लगा लेती है। जसमल जल जाती है, पर वो राजा के महलों में नहीं गई। ऐसी एक पतिव्रता नारी, ऐसी एक जो आदर्श महिला है, उसकी जो कहानी है, वो कहानी कौन सी? जसमल ओडन। कहानी का नाम क्या है? इस जसमल ओडन नाम की कहानी पर बवाई लोकनाट्य किसने तैयार किया? शांता का। किसने तैयार किया? तो कौन कौन सी दो कहानियां बताओ देखिए। बीका जी और बाघ जी और जसमल। याद रहेगा? तो ओडों का काम क्या था? तालाब खोदना। अगला लोकनाट्य लिखो। स्वांग। अगला लोकनाट्य कौन सा है? स्वांग। बहुरूपीय देखे आपने? बहुरूपीय है ना, जो कभी हनुमान जी बन के आ जाए, कभी थानेदार बन के आ जाए, कभी राक्षस बन के आ जाए, कभी विष्णु भगवान बन के आ जाए। अलग अलग प्रकार के रूप धारण करने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैं तो कहता हूं, आज आप घर पे थोड़े से अजीब से कपड़े पहन लो, घर वाले कह देंगे ओके सांग है ना, ओके सांग है। तो वो वास्तव में सांग नहीं बोल रहे होते, क्या बोल रहे होते? स्वांग बोल रहे थे भाई। ₹100 क्या, अलग अलग कपड़े तो पहनते। अगला बालाजी बनेगा तो पूंछ भी लगेगी उसके, है ना, मुंह भी उस प्रकार का होगा, चेहरे पे लाल रंग लगाया जाएगा। तो आप इस प्रकार का कोई भी आप नखरे कर लो तो घर वाले कह देते हैं क्या निकाल लिया? सांग निकाल। तो इस प्रकार के पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कौन कौन से पात्र बताओ? या तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिए जाए, या कोई ऐतिहासिक मतलब राजा महाराजाओं के हिस्टोरिकल कैरेक्टर ले लिए जाए, उनके कपड़े पहन के यदि एक्टिंग की जाए उसको क्या बोलते हैं? तो लिख लो। कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म एक्ट। कलाकार पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म एक्ट। पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म एक्ट। कलाकारों को बहुरूपिया कहा जाता है। आर्टिस्ट आर कॉल्ड एज बहुरूपिया। अभिनय परफॉर्म एक्ट, एक्टिंग करते हैं भाई, एक्ट करते हैं। कलाकारों को बहुरूपिया कहा जाता है। आर्टिस्ट आर कॉल्ड एज बहुरूपिया। बहु मतलब खूब सारे रूप बना ले, बहुरूपिया। कलाकारों को बहुरूपिया कहा जाता है। आर्टिस्ट आर कॉल्ड एज बहुरूपिया। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये लोकनाट्य कहां पॉपुलर है? यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा रीजन। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा रीजन। मुख्य कहानी लिखो। नाहरों का स्वांग। देवी का वाहन होता है शेर, नाहर। तो वास्तव में देवी का नाटक है नाहरों का स्वांग नाम से। नाहरों का स्वांग। मुख्य स्वांग कौन सा है? नाहरों। अब सुनना, देखो दो बातें। ये नाहरों का स्वांग किया जाता है भीलवाड़ा में, एक जगह पड़ती है मंडल, कहां किया जाता है? और ये किया जाता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। कब किया जाता है? मतलब होली के 13 दिन बाद। उधर रंग वगैरह खेलते हैं इस दिन, बोलते हैं रंग तेरस है। क्या बोलते हैं इसको? तो उस रंग तेरस वाले दिन वहां पर कौन सा स्वांग किया जाता है? नाहरों का स्वांग। कहां पे किया जाता है? मांडल। मांडल कहां पड़ता है? लिख लो, ऐसे कैसे उतार लो, या पूरी लाइन लिखवाऊं? समझ जाओगे ना। मांडल में किया जाता है और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। मांडल भीलवाड़ा में जगह। कहां किया जाता है?
कब किया जाता है? कहते हैं एक बार मुगल बादशाह था शाहजहां। कौन सा मुगल बादशाह? शाहजहां यहाँ पर आया था और वो रात को रुका था यहाँ पर। जब रात को रुका तो उसने कहा था कि यार कोई मूवी तो दिखा दो। तो उसको जो मूवी अपने वालों ने दिखाई थी वो मूवी कौन सी थी? तो ये कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लिख लो, इसी के नीचे लिखना नाहरोंगे स्वांग। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। कलाकार लिख लो। एक तो है भाई परशुराम जी। एक है जानकीलाल भांड। भांड एक जाति होती है और ये बहुरूपिया वाला काम ही करते हैं भाई, स्वांग का काम ही करते हैं। परशुराम जी और जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड तो इतने अच्छे मतलब कलाकार है, इनका नाम ही पड़ा हुआ है मंकी मैन। क्या कहा जाता है इनको? मंकी मैन। परशुराम जी और जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड को क्या कहा जाता है? और मतलब इतने अच्छे कलाकार यूं कहते हैं कि एक बार जानकीलाल भांड ने तो कई दिन तक नोटिस किया कि भीलवाड़ा के जो एसपी साहब है तो कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, किस प्रकार चलते हैं, पूरी ध्यान दिया। फिर एक दिन एसपी साहब के आने से 15-20 मिनट पहले थाने में घुसे किसी, वो जो एसपी साहब का ऑफिस था वहां पर घुसे और जितने वहां कांस्टेबल खड़े थे उनको पता और नहीं चला कि एसपी साहब नहीं जानकीलाल भांड है। वो यूनिफॉर्म पहनी हुई, सितारे लगाए हुए, इधर टोपी लगाई हुई और सारे कांस्टेबल जीते खड़े थे, सबने सलूट मारे। एकदम अंदर पहुंच कर बाद में कहा लो रुपए लाओ। किस बात के? अरे कहा मैं जानकीलाल भांड हूं। तब पुलिस वालों को पता चला कि ये भाई एसपी साहब नहीं है, कौन आए हैं। मतलब इतनी नेचुरल एक्टिंग तो और कैसे की जा सकती है? तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो कौन कौन तो मुख्य कलाकार है बताओ? जानकीलाल भांड। भांड एक जाति है जो बहुरूपिये वाले काम करती है, इसलिए आज भी अक्सर कोई नाच गाने का काम कर देता है, अपने कहते हैं भांड है। कहते हैं नहीं कहना मुकदमा हो जाएगा, ये जाति सूचक गाली है, नहीं कहा जाना चाहिए। अपने शाहरुख खान सलमान के बॉलीवुड वालों के लिए कहते हैं अरे ये तो बॉलीवुड वालों का तो काम ही यही है, नहीं कहना चाहिए, ये अपने आप में जाते। और क्यों कहा जाना चाहिए? हर मैं कहता हूं शाहरुख खान सलमान खान यही काम करे तो अपने उनके साथ सेल्फियां ले। अपने वाले सेम ही एक्टिंग करते थे इसलिए अपने इस प्रकार की बातें कही, तो बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है तो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, इनके पास तो संसाधन ही नहीं थे। ये तो बुरा कितना हुआ कि राजा महाराजाओं के टाइम के अंदर मनोरंजन करवाने वाले लोग यही थे और तब इनके पास राजा महाराजाओं द्वारा दिए जाने वाले पैसे थे, जमीनें वमीनें मिला करती थी। अचानक सिस्टम चेंज हुआ, उसके अंदर इनके मनोरंजन करवाने वाले लोग ही समाप्त हो गए। पहले राजा महाराजाओं के दरबारों में रुआ करते थे, वो खत्म हो गए, अब कहाँ दिखाए? सिस्टम ही पूरा का पूरा कोलेप्स कर गया। तो ये होना तो ये चाहिए भाई, सरकारों को भी इनके बचाने के प्रयास करने चाहिए थे इन लोक नाट्यों वगैरह के। तो कौन ध्यान दे कौन नहीं दे, धीरे धीरे कला भी समाप्त हो गई। मुझे याद है मैं इधर बीकानेर जाता हूँ तो रास्ते में एक जगह पे एक वो चौराहा है, वहां पे बसें इधर उधर मुड़ती है तो खूब सारे ढाबे वाबे बने हुए हैं। तो वहां पर एक वो भांड है और वो वहां पर ही खड़े रहते हैं और गाड़ियां जब भी रुकती है तो वहां वहां पे जाते हैं, अपनी कला भी दिखाते हैं। तो उनको यूं खूब सारी पीढ़ियां वीडियां याद रहती है, भगवान राम से लेके लास्ट तक वाली सारी पीढ़ियां, ऊपर तक की सारी पीढ़ियां बोल देते हैं, खूब सारे दोहे सुनाते हैं, खूब सारी एक्टिंग करते हैं। तो उनको एक दिन वो जब रुपए रुपए ले रहे थे, उनका रुपए 2 रुपए दो, तो किसी ने उनको कह दिया कि यार कमा के तो खाते नहीं हो और आ जाते हो मांगने के लिए, रुपए लेने के लिए। तो उन्होंने उसका भाई साहब मत दो, ताकि मेरा एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा टीचर है, एक बेटा और है, मैं चाहता हूँ वो यही काम करे ताकि कला तो जिंदा रहे। ये हमारे पीढ़ियों की बाप दादों की, तुम्हें नहीं समझ में आती। तुम्हारे बाप दादे तो हमें रुपए दिया करते थे, हमारी इज्जत भी क्या करते थे। तुम्हारे वाली पीढ़ी बेलखनी निकल गई जिनको हमारी वाली कला नहीं समझ में आती। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल अपने अगले लिखो। चार बेंत। चार पेग नहीं, चार बेंत। चार बोतल वोदका टाइप समझ लो आप। चार बेंत। देखो यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है, ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है।
ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह है मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। अपने टोंक में एक नवाब साहब हुए थे, उनका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? उनके टाइम में अपने टोंक में लोकप्रिय हुआ था। देखो, नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन टोंक। यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन टोंक। कहां पर लोकप्रिय हुआ था? टोंक में लोकप्रिय हुआ था। अच्छा, अफगानिस्तान की भाषा है पश्तो। कौन सी भाषा है? उधर जो पठानों की भाषा थी, वो भाषा कौन सी थी? तो ये अफगानिस्तान का था, तो पहले कौन सी भाषा में किया जाता? पश्तो। देखो, यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। इट वॉज परफॉर्म्ड इन पश्तो लैंग्वेज। इट वॉज परफॉर्म्ड इन पश्तो लैंग्वेज। यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। इट वॉज परफॉर्म्ड इन पश्तो लैंग्वेज। कौन सी भाषा में? पर फिर लोगों ने कहा, यार पश्तो से अपना क्या लेना देना, अपनी भाषा में तो करो। फिर दो बंदे आए भाई अपने। एक बंदे का नाम था खलीफा करीम खान। क्या नाम था बंदे का? खलीफा। एक बंदे का नाम था करीम खान निहंग। क्या नाम बोलो देखे, दोनों के नाम बोलो। खलीफा और करीम खान। इन्होंने इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। लिख लो, खलीफा करीम खान तथा करीम खान निहंग ने, खलीफा करीम खान एंड करीम खान निहंग, खलीफा करीम खान तथा करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया? स्थानीय, स्थानीय भाषा, अपनी भाषा में ना, लोकल भाषा में। किस किसने? खलीफा करीम खान और करीम खान। वाद्य यंत्र लिखो, डफ। डफ बजाते रहते हैं वो साथ में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हैं? डफ। कभी एक मूवी आपने देखी हो तो, अमर अकबर एंथनी। उस अमर अकबर एंथनी में एक गीत है पर्दा पर्दे में रहने दो। उसके अंदर देखना है, एक बंदा बीच बीच में डफली से लेके नाचता है, उछलता है, घुटनों के बल बैठता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर उछलता है, घुटनों के बल बैठता है। वो जो डांस करने की स्टाइल है, वो चार बेंत स्टाइल। कौन सी स्टाइल है? तो चार बेंत में सेम एक बंदा डफली लेके इस प्रकार से नाचता रहता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगला लोकनाट्य लिखो, ख्याल। अगला लोकनाट्य कौन सा है? ख्याल। ख्याल हमने एक गायन शैली भी पढ़ी थी। ये ख्याल एक लोकनाट्य भी। मैंने कल बताया था आपको, तीनों चीजें होती है, संगीत, नृत्य और नाट्य। पर फिर भी इसमें संगीत पर ज्यादा बल है ना? कौन से लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है? कौन से लोकनाट्य? देखो, इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। गा गा के बोलते हैं सारे डायलॉग। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। पुरानी कहानियां यूज में ली जाती है, नई कहानियां नहीं लेते ज्यादातर। लिखो, इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट।
जो सूत्रधार बताया था कल मैंने, जो उसको चलाने वाला होता है, डायरेक्टर जो होता है, उस सूत्रधार को बोलते हैं हलकारा। देखो सूत्रधार बराबर हलकारा, नरेटर, जो नरेट करता है पूरी कहानी को। फिल्मों में कई बार अपने देखते हैं कि सीन कोई दूसरा चल रहा है, पीछे आवाज कोई दूसरी आ रही है, तो वो मतलब कहानी सुना रहा होता है अपने को एक प्रकार से। एक वो मूवी देखो आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसके अंदर वो पीछे से कौन है, मिश्रा, कौन से मिश्रा, पीयूष मिश्रा, है ना, तो पीयूष मिश्रा की आवाज पीछे से अलग ही आती रहती। और अब धनबाद बदलता जा रहा था, कोयले की खदानी के अंदर अब सुल्तान खान का नाम अलग से लिया जा रहा था। सीन कोई चल रहा है, उधर पीछे वो कुछ अलग ही बोल रहा है, तो वो नरेटर है, वो कहानी नरेट कर रहा है, हमारे सामने बता रहा है, तो नरेटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हलकर। अब इसके ख्याल राजस्थान में अलग अलग प्रकार की होती है, खूब अलग अलग। कितने नंबर है, जैसे 8 नंबर ख्याल पढ़ रहे हैं ना, लोकनाट्य पढ़ रहे हैं हम, ख्याल, इस ख्याल के अलग अलग कई प्रकार है, तो ABCD लगा के लिखेंगे ख्याल में। ए लगा के लिखो कुचामणी ख्याल, कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल है, नाम से पता चलता है, कौन से क्षेत्र में, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, अच्छा नागौर में है क्या, चलो। इसको शुरू करने वाली को प्रवर्तक लिखो लच्छी राम जी। मतलब तुम जाग तो रहे हो। प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। आगे बढ़ाने वाले एक मुख्य कलाकार वे, उनका नाम है उगम राज, लिखो मुख्य कलाकार, उगम राज। फाउंडर कौन थे, शुरू करने वाले कौन थे, लच्छी राम जी। मुख्य कलाकार कौन है, उगम राज, मेन आर्टिस्ट। तो शुरू उन्होंने कर दिया होगा, फिर आगे किसी ने बढ़ाया होगा, तो वो कौन रहे होंगे, उगम राज। एक वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में एक म्यूजिक होता है, उसको बोलते हैं ओपेरा। क्या बोलते हैं, एक सिंगल सिंगल बंदा खड़ा होके गाता है, वैसा वैसा अपने ये कुछ आमने ख्याल होते, सिंगल सिंगल बंदा खड़ा होके गाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वैसे गाता है। लिखो, यह ओपेरा संगीत की तरह होती है, इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। यह ओपेरा संगीत की तरह होती है, इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। यह ओपेरा संगीत की तरह होती है, इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। पर भाई साहब ओपेरा इतना बेसुरा होता है जिसकी हद नहीं, अपने वाला बेसुरा नहीं। यदि आपने एक मूवी देखी हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें एक महिला एक रेस्टोरेंट में खड़ी होगी, इतनी बेसुरी गा रही है, वो ओपेरा गा रही है। ये आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसके अंदर वो जो प्रोफेसर सोता है तो 15 मिनट चलाता है उधर, वो क्या चलाता है, ये नहीं सुनना भाई, अपने वाली कुचामनी ख्याल भली होती है। अच्छा कुचामन गांव ही था भाई, गांव टाइप का है कुचामन, तो यहाँ जब लोकनाट्य किया जाता था, यहाँ महिलाएं भाग नहीं ले, ज्यादातर लोकनाट्यों में महिलाएं नहीं हुआ करती थी, कम ही हुआ करती थी। फिर महिलाओं की भूमिका कौन निभाए, तो बाद में किसी गोरे से लड़के को पकड़ते, उसके लिपस्टिक लगाते। देखो देखो, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती। नहीं नहीं ऐसे नहीं भाई, मैं देखो महिला पात्रों की भूमिका, वो तो पात्र भी तो तैयार होना चाहिए ना। देखो महिला हाँ हाँ, महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मेन प्ले फीमेल कैरेक्टर्स, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मेन प्ले फीमेल कैरेक्टर्स। अरे तो ये तो अपना बॉलीवुड जब नया नया शुरू हुआ था ना, तो भयंकर समस्या थी, भाई हीरो तो ले लिए, अब हीरोइन तो महिलाएं होती नहीं थी, हीरोइन है ही नहीं। बहुत शुरुआती फिल्में देखी उनमें महिलाएं नहीं है, उनमें किसी पुरुष को महिला का कैरेक्टर दे रखा है, पुरुष ही महिला का कैरेक्टर कर रखा है। बाद में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो ये नाच गाने वाला कार्यक्रम हुआ करता था, इनको खूब इज्जत मिला करती थी। जिस प्रकार से आज अपने नाच गाने वालों को देखते हैं ना, ऐसा नहीं था उस टाइम तक, इनको बहुत ज्यादा इज्जत वाला वैसा सम्मान दिया जाता था। इनका काम धंधा ही चौपट हो गया पूरा, कि राजा महाराजा जैसे गायब हुए, अब कौन डांस देखे, कौन उस कला के कदरदान हो। जब इनका धंधा चौपट हुआ, तो बॉलीवुड वालों ने इन लड़कियों से कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा भाई तुम्हें डांस आता ही है, तुम क्यों ना ये काम फिल्मों में कर लो और हम तुम्हें रुपए दे देंगे। इसलिए ज्यादातर ये लड़कियां जो उस समय राजा महाराजाओं के दरबार में नाचने का काम किया करती, या जो भी इस प्रकार के धंधे के अंदर थी, उनको इधर लाए गए। संजय दत्त की नानी थी जद्दन बाई,
तो जद्दन बाई कलकत्ता के अंदर डांसर थी, तो जद्दन बाई को एक कोई डायरेक्टर थे, मोहनलाल है कौन थे, वो बाद में बॉम्बे लेके आए थे और शुरुआती फिल्मों के अंदर काम करवाना शुरू किया था। शुरुआत के अंदर लोग जाना पसंद ही नहीं करते, और लोगों को वही जो मैं अभी बता रहा था मानसिकता वही थी कि अरे ये काम अपना नहीं है, ये काम कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत में इन लोगों से करवाई गई। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ा चीज, इंडस्ट्री बढ़ी, पैसे आने लगे, तो बाद में किसी ने कहा तुम तो रुपए दो, जैसे नचाओगे वैसे नचे। अब तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन शुरुआत में नहीं थे। तो कहते अमिताभ बच्चन जब पहली मूवी करते अपनी सात हिंदुस्तानी, तो अनवर हुसैन एक डायरेक्टर थे उसके, तो अनवर हुसैन के पास जब अमिताभ बच्चन काम मांगने के लिए गए, तो उन्होंने जाकर भाई क्या नाम तुम्हारा, तो अमिताभ बच्चन, कहाँ से आए हो, तो कलकत्ता जॉब किया करते तब, तो मैं कलकत्ता से आया हूँ। कितने रुपए मिलते हैं वहां जॉब में, तो 700 रुपए कैसे कोई तनख्वाह थी, तो भाई 700 रुपए मिलते, तो कहा इतनी तो यार हमारे बॉलीवुड में कमाई नहीं है, तुम उधर ठीक कमा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे यही काम करना है। रहने वाले कहाँ के हो, तो कहा इलाहाबाद। पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़ा नाम था, नेहरू जी डायरेक्ट जानते थे यार उस आदमी को उस टाइम। तुम हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो, हाँ पियो चाय पियो। नौकर का चाय लिया, बिस्किट और लागे, बैठ तुम, मैं 5 मिनट में आया। अंदर जाके हरिवंश राय बच्चन को फोन किया अनवर हुसैन ने कि आपका बेटा गलत काम करने आ गया, प्लीज वापस बुला लो, आपकी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे, हरिवंश जी का बेटा और उधर फिल्मों में नाचता है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा करने दो, आप बेलखनी औलाद ऐसे ही काम करेगी। तब जाके अमिताभ बच्चन को अनवर हुसैन ने मूवी दी थी, वरना उन्होंने मूवी के लिए मना कर दिया था। आज अपने को चकाचौंध दिखती है, शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, तो वो का वो है। तो महिला पात्रों की भूमिका पहले फिल्मों में ही अपने पुरुष निभाते, तो अपनी कुचामणी ख्याल में भी कौन निभाते हैं, पुरुष। कहानियां लिखो, मुख्य कहानियां। मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा जी चौहान, चांद नीलगिरी, कौन कौन सी कहानियां बताओ देखे। मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा जी चौहान और मीराबाई नागौर के वे। तो मीराबाई पे नाटक कर लिया, तो कौन सा आ गया, मीरा। मारवाड़ में राजा हुए थे राव रणमल, रणमल को अपनी भाषा में बोल दिया रिडमल, तो कौन सी होगी, राव रिडमल। गोगा जी अपने एक लोक देवता वे, तो गोगा जी। ये सब तो हिस्टोरिकल करेक्टर है। चांद और नीलगिरी पहाड़ की कहानी, ये तो माइथोलॉजिकल हो गई। ये कहानी कौन सी होगी आपकी, चांद नीलगिरी। कौन कौन सी चारों बताओ देखे। मीरा मंगल, आगे बात समझ, आपको चारों 500 देके देके आपको कहेगा मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा जी चौहान, चांद नीलगिरी इत्यादि कहानियां कौन से लोकनाट्य में प्रयोग मिली जाती थी, कुचामणी ख्याल। किसमें, कुचामणी। अब भी लिखो, जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल नाम से पता चलता है, होती तो कहां पर है, जयपुर। दो चीजें अपने को ध्यान देनी है केवल। एक तो जयपुर थोड़ा शहर था भाई, इसलिए शहर के अंदर महिलाएं भी नाटक में भाग ले सकती है। और हमने पढ़ा तमाशा में भी यहाँ तो कौन भाग लेती थी, गोहर जान। तो यहाँ महिला पात्रों की भूमिका किसने निभाई, महिलाओं। लिख लो, महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती थी। विमेन प्ले फीमेल करेक्टर्स, महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है, निभाई जाती थी। विमेन प्ले फीमेल करेक्टर्स। कुल मिला के शहर में महिलाएं भाग ले सकती है, गांव में वैसा माहौल नहीं होता, तो गांव में महिलाएं घर में नाटक कर सकती है, घर से बाहर। शहर में घर में भी कर सकती है, और जयपुर शहर था भाई, तो शहर के अंदर करो बोले जाके। और लिखो यहाँ पे, अच्छा बाकी में फिक्स था कि मीरा जी का ही करना है, राव रिडमल का भाई। कुचामणी ख्याल में 4 नाटक है तो वही कर रहे हैं, उनके अलावा कोई चेंज लाने की आवश्यकता यहाँ पर काग नहीं भाई, अलग अलग प्रकार के करो। तो ये नए नए नाटक भी कर लेते हैं, ये बाद में कोई नरेंद्र मोदी पे भी कर लेंगे।
अब के कोई घटनाक्रम से रूस यूक्रेन भी युद्ध चल रहा है तो उस पर भी कर लेंगे, लिख लो। इस लोकनाट्य में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस फोक थिएटर। शहर इतनी लिबर्टी आपको देता है, शहर इतनी छूट आपको देता है कि आप उसके अंदर नए प्रयोग। गांव के अंदर हमेशा स्टेटस को होता है, यथा स्थिति क्या रहती है, जैसा चल रहा है वैसा वैसा होना चाहिए। उसमें यदि कुछ भी आप चेंज लेके आएंगे तो गांव वाले उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। शहर इस बारे में कहता है कि जा सिमरन, है ना, कुछ भी किया जा सकता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार गांव के अंदर कपड़े भी फिक्स है कि भाई नीला, हल्के रंग, है ना, इस प्रकार के कपड़े आप पहन सकते हो। पैंट पहनिए तो आप काली पहन लो, नीली पहन लो, भूरी पहन लो, ऐसे। आपको इमेजिन करो कि गांव के अंदर कोई लाल पैंट पहन ले, है ना, तो लाल पैंट हरा शर्ट पहन लिया किसी ने, मतलब घर वाले छोड़ो, गली के कुत्ते भी पीछे रहेंगे, वो भी कहेंगे कि देख समझ नहीं आ रहा क्या है पर लफड़ा है। बाल है तो बालों का फिक्स है, आपको साइड में से छोटे रखने हैं, है ना, ज्यादा साइड में ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ आप थोड़े साइडों में से बाल बढ़ा लो, तो भी घर वाले कहते हैं हीरो बने। बालों से कौन हीरो बनता है यार, पर घर वालों को लगता है। शहर के अंदर यहाँ पे जबरीले घूमते हैं, है ना, इधर से चार हरे कराए हुए, कोई किसी प्रकार की रोक टोक है। वो तो मुझे याद है, मैं 9th क्लास में था, इस साल आई थी तेरे नाम, है ना। हम एक छोटे से कस्बे में पढ़ते, लेकिन चूंकि गांव से तो कस्बा बड़ा हो जाता है, कस्बे में थोड़ा बहुत, फिर गांव की अपेक्षा थोड़ा माहौल ठीक रहता। वहां जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे, और भाई साहब मेरा इतना जीव करता कि यार मैं ये वाला हेयर कट करवा लूं, पर मुझे पता था कि पहली बात तो हर सैटरडे को गांव जाना होता था, तो घर वाले जाते झमतरी उतार देंगे। फिर दूसरी बात, सैटरडे छोड़ो, अपने करवा के मार्केट में निकले तो मार्केट में पापा को जानते हैं कोई ना कोई, फिर कह देंगे यार कि वो तो फलान जी का बेटा तो इस प्रकार से घूम रहा था, इसलिए मन को दबा के रख जाते। वरना मेरी भयंकर जी में थी कि अपने से लंबे लंबे बाल हो। मैं गुटखा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कैसे बाल बढ़ाऊं, कभी गुटखा खाऊं। फिर वो जो उनके गुटखा थूकने का स्टाइल था, ये यार जिंदगी अपने यूं साइड पार्टीशन कर करके बाल बना बना के जा रहे हैं यार, सरसों वाला तेल लगा लगा के। लहराती जुल्फे नाम की भी तो चीज होती है, पर आप कभी भी ऐसा करे नहीं पाएंगे। आप शहर के अंदर क्लीन से रह सकते हैं, अब अंदर की आत्मा ही नहीं मानती, अब जीव ही खत्म हो गया अंदर का। शहर में क्लीन शेव करवा लेते हैं, गांव में क्लीन शेव करवा लेते हैं, प्योर एकदम यूं पूरा क्लीन शेव करवा। अब तो फिर भी थोड़े लिबरल हो गए इस मामले में, वरना अभी भी अचानक आप क्लीन शेव चले जाओ, जिसे मुझे भी एकदम साफ करवाई भी हो, जो मिलेगा वो पूछे राजी खुशी। दादाजी बीमार तो थे पर हमें नहीं पता था। बाकी छोड़ो, घर वाले नहीं जीने दे यार। मैं मेरे याद है, मेरे फर्स्ट ईयर में एक शायद शेविंग करवानी शुरू की थी, तो नए नए जब 2-4 रूंगटे इधर उधर आने लगे, तभी शौक भी होता है उन्हें सेविंग कराते सेविंग। तो जिन भैया से हेयर कट बनवाने जाते हैं, उन भैया ने कहा सेविंग कर दूं, मैं कहा कर दो, तो ना 2-4 इधर का। तो तब मैं 1-2 बार उससे पहले मैं करवा चुका था, और मैं मूछें नहीं कटवाता था, उनसे छोटी करवा लेता, पर यूं भाई पड़ी रहनी चाहिए मेरे। उन्होंने उस दिन कोई रेजर लगा दिया, अब वो जैसे ऐसे में लग गया। मैंने कहा यार मरवा दिया, रेजर क्यों लगाया, मूछें क्यों काटी। अब वो जो हेयर कट वाले भैया होते हैं ना, वो मुझे लगता है दुनिया में किसी को बना सकते हैं, है ना। अरे उन्होंने कहा अरे यंग लड़का है और हैंडसम लगेगा, क्या ये मुझे बढ़ा बढ़ा के घूमता है, तो दूसरी साइड की ओर काट देता हूँ। तो अब दोनों का अब कटवानी थी दूसरी साइड, तो वैसे कटवा। अब मैंने कटवा ली, अब मैं खुद ही देखो तो मुझे खुद कोई फील नहीं है, और बोले नहीं यार भैया, उन्होंने कहा साथ वाले और का देख, उसने कहा थो कल तुम कॉलेज जाना, कहीं गिर नहीं जाए तो। मैं कॉलेज जाता भी नहीं था, मैं प्राइवेट था, पर उन्होंने मुझे फील दिलाया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है।
उसके कोई दो दो एक दिन बाद, अब क्या, अब तो क्या आता है, जैसे आज मैं मान लो क्लीन शेव कर लूं तो 2 दिन बाद में बाल आने लग जाते हैं। अब उस टाइम इतने रोंगटे आए हुए रहते हैं, वो काट लो तो आते ही नहीं यार महीने भर तक। मुझे कोई 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन आएगी, पता नहीं क्या है, तो घर पे जाना पड़ गया। अब घर वहां से मैं बीकानेर पड़ता, बीकानेर से 125 किलोमीटर आगे, 125-130 किलोमीटर आसपास घर पड़े। मैं दोपहर के आसपास 3-3:30 बजे घर पहुंचा, और वो गांव वाली रोड थी, वो बाहर से निकलती 4 किलोमीटर पैदल जाके और घर जाना पड़ता। तो दोपहर में 3 बजे वह भयंकर गर्मी पड़े, बीकानेर साइड के अंदर है, मैं पैदल पैदल घर गया था, पसीना पसीना हो रखा। जाते ही मम्मी ने यूं बिठाया, रे बैठ बैठ, पानी पिलाया, ठंडा पानी पिलाया, शिकंजी बना के लाई। फिर रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, 2-4 बार ऐसे पूछे यूं हाल चाल। फिर मम्मी ने अचानक कहा कि भाई मेरे पापा के टीचर है, तो पापा की पोस्टिंग उधर थी, पैतृक गांव अलग रह गया। तो मम्मी ने कहा कल तेरे पापा की अपने गांव बात हो गई थी। अच्छा, तो गांव में सब राजी खुशी है। मगर ठीक, तो तू मुझे क्यों कटवा गया? कोई नया समाचार तेरे पास आया हो कि भाई अचानक किसी की डेथ हो गई और रास्ते में तेरे को मूछें कटवानी पड़ गई हो? मैं क्या, अपने तो बाकी छोड़ो, घर वाले नहीं जीने दे। दाढ़ी जब ज्यादा रखने लग गया था, तो यूं एक बार दाढ़ी बढ़ी हुई, फिर एक दिन उन भैया ने चढ़ा दिया। चेंज होना चाहिए जिंदगी में, ऐसे क्या चलता रहता है, एक बार चेंज करवाओ। अपने भाई साहब उनके चक्कर में दाढ़ी साफ करवा गए। दाढ़ी वाले में तो और चक्कर है, जैसे मैं अब पूरी दाढ़ी साफ करा लूं, चेहरा अंडाकार नजर आता है, अलग ही लगता है यार आदमी एकदम। अब वो उन्होंने मूछें भी छोटी कर दी, कहा अब खाली दाढ़ी पे तो मूछें भी अच्छी नहीं लगेगी, मूछें भी छोटी कर देता हूँ। मैं घर गया, मम्मी जत करे ओके भाई को समुंडो ले गया। तो 3-4 दिन तो मैं खुद ऐसे चला चला गया। तो गांव स्टेटस को है, गांव के अंदर यथा स्थितिवाद है, वहां पर आपको नए प्रयोग करने की संभावना, शहर आपको नए प्रयोग करने की संभावनाएं देता है। तो जयपुरी ख्याल के अंदर क्या किए जा सकते थे, और महिला पात्रों की भूमिका भी। अगला लिखो, शेखावटी ख्याल। ये 2 ही बातें ध्यान रखना बस। शेखावटी ख्याल कौन सी ख्याल है? झुंझुनू में एक जगह पड़ती है चिड़ावा, वो इसका मुख्य केंद्र था। लिख लो, मुख्य केंद्र चिड़ावा, झुंझुनू। पढ़ा था हमने चिड़ावा का गांधी। कौन थे? मास्टर प्यारेलाल, वही भाई चिड़ावा। लिखो, प्रवर्तक नानूराम जी, फाउंडर। प्रवर्तक कौन थे? नानूराम जी प्रवर्तक। मुख्य कलाकार लिखो, मेन आर्टिस्ट। दुलिया राणा। क्या नाम था? और दुलिया राणा बहुत बड़े कॉमेडियन हुए भाई। उस टाइम यूं कहा करते थे कि यदि किसी ने दुलिया राणा की ख्याल नहीं देखी, मतलब धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। यदि धरती पर आया है तो बाद में किसको देख लेना चाहिए? और अच्छे कॉमेडियन थे। मान लो जैसे आपका कोई दोस्त और यूं कहे कि यार मेरे को कितने जोक सुना दो लेकिन हंसी नहीं आती, तो लोग शर्तें लगाते कि चल दुलिया राणा के पास चलते हैं, यदि 2 मिनट तक नहीं हंसा तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। दुलिया राणा ने कभी किसी को शर्त हारने नहीं दिया, कि दुलिया राणा 2 मिनट किसी को हंसाने में लगाता नहीं था। तो एक बड़े कॉमेडियन हुए। तो कौन सी ख्याल से संबंधित है वो? नहीं, उस टाइम कहते थे दुलिया राणा की ख्याल नहीं देखी तो मतलब संसार में आप आए। जैसे बाद में जयपुर के लिए लोग कहने लगे थे कि नहीं देखियो जयपुरियो तो जग में आके के करियो, नहीं देखियो तो जग में आके। आपने तो कर लिया, देख लिया, जयपुर आए गए यार, नहीं देखा, अभी बाईपास पे ही हो। अंदर देख के और शहर देख के हो, कल संडे, कल जाके आना है। जयपुर का के टेस्ट कुर्बान है यार, नहीं है। चलो तो बात छोड़ो, अगला लिखो, अली बख्शी ख्याल। इसी में ख्याल में ही चलने देना। कौन सी ख्याल है?
अलवर में एक जगह पड़ती है मुंडावर। कौन सी जगह? वहां मुंडावर में एक नवाब साहब हुए थे, नवाब साहब का नाम था अली बख्श। क्या नाम था? उन अली बख्श के टाइम में ख्याल शुरू हुई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अरे बस, इवन वो अली बख्श जी खुद ख्याल में भाग लिया करते थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए अली बख्श जी। भगवान कृष्ण के या तो एक मुस्लिम बहुत बड़े भक्त हुए रस खान। कौन हुए थे? वैसे अपने अलवर में कोई भक्त हुए तो वो कौन हुए थे? अली बख्श जी। इसलिए अली बख्श जी का नाम था अलवर का रस खान। अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? लिखो देख। मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श, मुंडावर अलवर में जगह पे, मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श, मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श, यह लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था। दिस फोक थिएटर वॉज स्टार्टेड। यह लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था। दिस फोक थिएटर वॉज स्टार्टेड। यह अहीर वाटी भाषा में प्रस्तुत, पहले एक लाइन लिखो। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज कॉल्ड एज रस खान ऑफ अलवर। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज कॉल्ड एज रस खान ऑफ अलवर। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज कॉल्ड एज रस खान ऑफ अलवर। यह ख्याल अहीर वाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड इन अहीर वाटी लैंग्वेज। यह ख्याल अहीर वाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड इन अहीर वाटी लैंग्वेज। यह ख्याल अहीर वाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड इन अहीर वाटी लैंग्वेज। सुनना देखो इधर थोड़ा। अपने जयपुर में एक जगह पड़ती है कोटपुतली। कौन सी जगह? यहां से लेके अलवर में ठेठ हरियाणा बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है अपने बहरोड। कौन सी जगह? ये पूरा यादव बहुल इलाका है। यादवों के गांव ज्यादा है ना। यादवों को बोलते हैं अहीर, इसलिए इस इलाके का नाम है अहीरवाट। क्या नाम है? इसलिए इस क्षेत्र की भाषा कौन सी हो गई? अहीरवाटी। तो अहीरवाटी भाषा कहां से कहां के बीच बोली जाती? कोटपुतली से लेके बहरोड। लिख लो नीचे, अलग से बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखो, अहीरवाटी भाषा कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। अहीरवाटी लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली जयपुर, बहरोड अलवर। कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। अहीरवाटी लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। कहां से कहां के बीच बोलते हैं? कोटपुतली से लेके बहरोड के बीच बोली जाती है। एक नाम और है इस भाषा का, राठी। लिख लो, इसे राठी भाषा भी कहा जाता है। लिखो, फिर मैं समझाता हूं। इसे राठी भाषा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राठी लैंग्वेज। इसे राठी भाषा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राठी लैंग्वेज। बॉक्स में बंद कर लो इन दो लाइनों का ना। यादवों को अहीर कहते हैं, यादव ज्यादा रहते हैं, इसलिए इलाके का नाम पड़ा अहीरवाट। क्या नाम पड़ा? किसी टाइम में इस बेल्ट को बोला करते हैं राठ। क्या बोलते? तो राठ की भाषा थी, इसलिए क्या हो गई? राठ। राठ की भाषा थी, इसलिए क्या हो गई? राठी। तो राठ के लिए डायलॉग ये कि काठ नवय पर राठ ना नवय। बोलो देख क्या है? काठ नवय पर राठ। काठ मतलब लकड़ी। एक बार लकड़ी झुक सकती है। लकड़ी कैसे झुकेगी यार? लकड़ी जो एकदम कठिन कठोर होती है, झुक ही नहीं सकती। पर फिर भी एक बार यह हो सकता है कि लकड़ी को झुकाया जा सकता है। राठ ना नवय। राठ का व्यक्ति कभी भी झुकेगा। राठ में सारे पुष्प है ना। स्वाभिमानी लोग। कैसे लोग हैं? स्वाभिमानी। वो कभी भी झुकेंगे नहीं। तो क्या डायलॉग है बोलो देखे। काठ नवय पर राठ। कहते अली बख्श जी खुद नाटक में भाग लेते। मैंने अभी बताया था कि नाटकों में सारे कलाकार मंच पे आगे परिचय देते हैं भवाई के अलावा, बताया था। तो कहते हैं जब ये अली बख्श जी आते तो अली बख्श जी ये किसी टाइम में यहाँ के राजपूत रहे होंगे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो ये आके मंच पर अपना परिचय देते, तब कहते कि मैं राठ को ठाकर छू। तो इस इलाके का पूरे का नाम ही क्या था? इसका मतलब राठ। क्या नाम था?
तो अहीरों के क्षेत्र है, इसलिए क्या हो गया अहीरवाट। किसी टाइम में राठ कहते, राठ की भाषा इसलिए राठी, अहीरवाट की भाषा इसलिए कौन सी होगी अहीरवाटी। कौन सी ख्याल प्रस्तुत की जाती, अलीबक्स। कौन सी ख्याल अली। चलो अगले लिखो, कितनी 4 हो गई ना, डी हो गया। लिखो हेला ख्याल। अगली ख्याल कौन सी है, एला ख्याल। अब देखो बाकी के नाम आप पूछोगे कुचामनी ख्याल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुचामन में। शेखावटी ख्याल नाम क्यों पड़ा, जयपुरी ख्याल नाम क्यों पड़ा, अलीबख्शी ख्याल नाम क्यों पड़ा, अलीबख्श जी का इसका नाम क्या है, हेला ख्याल। यूं दूर से जब भी कोई डायलॉग बोलते उसमें लंबी टेर है, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, लंबी टेर में आवाज लगाने क्या बोला जाता है हेला। तो अब ये एक भाई क्षेत्र कौन सा, बाकी में क्षेत्र पता चल रहे थे, ये दौसा और सवाई माधोपुर में होते। लिखो क्षेत्र दौसा तथा सवाई माधोपुर, क्षेत्र दौसा तथा सवाई माधोपुर, दौसा एंड सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र लिख लो, नौबत बाजा छे, नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, नौबत। नौबत या तो बजता था मंदिरों में या बजता था नौबत युद्ध में। नौबत कब बजाया जाता, या तो युद्ध में बजाया जाता है, क्या कब बजाया जाता मंदिर, तो युद्ध में बजाने वाला था, मंदिरों में भी था नहीं, युद्ध के अंदर क्या बजाते थे नौबत। नौबत बज गई इसका मतलब क्या हो गया युद्ध, इसलिए डायलॉग है अपने किसी को यार ऐसी क्या नौबत आ गई थी। नौबत आने का मतलब है नौबत कब बजेगी जब क्या होगा युद्ध होगा। अगला लिखो डप्पाली ख्याल। कौन सी ख्याल है बताओ देखे, नाम से बता, डफ बजता है इसलिए नाम क्या हो गया डप्पाली ख्याल। पहले लिखो क्षेत्र, अलवर में अपने एक जगह पड़ती है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ कोष्टक में अलवर लिख लो, तथा भरतपुर इनके टच करता हुआ जो भरतपुर वाला इलाका, लक्ष्मणगढ़ कोष्टक में अलवर लिख लेना, तथा भरतपुर एंड भरतपुर। वाद्य यंत्र लिख लो डफ, डफ बजता है इसलिए नाम ही क्या हो गया इसका डफाली। वाद्य यंत्र कौन सा है, अगला लिखो कन्हैया। कौन सी ख्याल है बताओ देखे, नाम से पता चलता है भगवान कृष्ण। आप बताओ देखे अपने राजस्थान के कौन से इलाके में भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार ज्यादा रहा, पूर्वी राजस्थान, भरतपुर करौली सवाई माधोपुर ये वाला इलाका देख लो क्षेत्र, भरतपुर करौली सवाई माधोपुर, भरतपुर करौली सवाई माधोपुर। नाम से पता चलता है भगवान कृष्ण के नाटक ज्यादा करते होंगे इसलिए नाम ही क्या पड़ गया कन्हैया ख्याल। मैंने बताया था कि ख्याल का जो सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं हलकारा, क्या बोलते हैं, और इस कन्हैया ख्याल में जो सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं मेडिया, क्या बोलते हैं, लिख लो सूत्रधार मेडिया। नरेटर, नरेटर सूत्रधार जो होता है उसको क्या बोलते हैं मेडिया। किसी टाइम में जब शुरू हुई थी ना एक ख्याल तब शुरू की गई थी मीणा जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, लेकिन बाद में सारे लोग भाग लेने लगे। लिख लो इसे मीणा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था, इट वॉज स्टार्टेड बाय मीणा ट्राइब, इसे मीणा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था, इट वॉज स्टार्टेड बाय मीणा ट्राइब। लेकिन अब सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, बट नाउ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट, लेकिन अब सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, बट नाउ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। इसी में लिखो अगला, ख्याल में लिखना भेंट के दंगल, ख्याल ये भाई ख्याल का प्रकार है ये भी एक। भेंट के दंगल, क्षेत्र लिख लो,
धौलपुर के अंदर दो इलाके हैं, बाड़ी और बसेड़ी। कौन से इलाके हैं? बाड़ी और बसेड़ी। तो कोई पूछे बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्रों में कौन सी ख्याल लोकप्रिय है, तो कौन सी ख्याल है? भेंट के दंगल। डाकुओं वाला इलाका है, किसी टाइम में खूब डाकू रहते हैं इधर। रहते हैं अब भी? अब नहीं है। कौन कौन है भाई धौलपुर का? बाड़ी बसेड़ी के कौन कौन है इस इलाके के? बाड़ी बसेड़ी तुम्हारे पान सिंह तोमर है या नहीं? अब अभी है कि नहीं है? खड़े हो के बताओ। है? है? क्या? डाकू? हाँ डाकू, डाकू अभी है। और मतलब उधर जाना खतरे से खाली नहीं? मतलब मैं यूं RJ14 गाड़ी लेके जाऊं तो? भाई आपकी लोकल को तो नहीं लूटते होंगे, बाहर वालों को ज्यादा। अरे सुनने दो रहे, ध्यान, सुरक्षा का ध्यान रख रहा हूं। कौन? अब नहीं करते? रात को? रात को नहीं जाना, दिन में कोई खतरा नहीं। अच्छा, हाईवे पे ज्यादा खतरा है गांव के अंदर से? हाईवे पे, गांव के अंदर तो कोई खतरा नहीं। चलो थैंक यू। एक और लिख लो, लास्ट लिख लो, ख्याल। तुर्रा कलंगी, ये भी ख्याल का ही प्रकार है। कौन सी है? तुर्रा कलंगी। अरे नहीं भाई, इधर धौलपुर साइड की जो कल्चर ही जोरदार है। तो मेरे थे कोई रूममेट, उन रूममेट के दोस्त की शादी हुई धौलपुर। तो मेरे रूममेट, उन्होंने थोड़े दिन बाद एक दिन कहा कि यार वो मेरे वाला दोस्त है ना, अपने ससुराल जा रहा है, तो कह रहा है एक बंदा और साथ चलो यार, इतनी दूर गाड़ी लेके जाऊंगा। तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वापस आए, तो मैं जब रूम गया कोचिंग से, तो मुझे मिले, तो मैं और जाके आगे धौलपुर। उनका और मैं, कैसा क्या था सफर, कैसा रहा आपका? उनका यार वैसे सब कुछ ठीक था, पर यार उधर यार अलग प्रकार की कल्चर। क्यों? थोड़ा बहुत तो चेंज आता है यार, जैसे छत्र चेंज हो गया कल्चर, उनका यार भयंकर चेंज है। कैसे? तो उनका वहां पर वो जमाई गया साथ में, जमाई के साथ मैं और गया, तो वहां जितने लोग आए उन्होंने जमाई के चरण स्पर्श किए। अपने क्या होता है, जमाई जाता है सबके चरण स्पर्श कर रहा है, ससुर जी के, सासू जी के। उधर ससुर जी सासू जी आगे चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैं कहा यार ठीक इज्जत मिल रही है जमाई को उधर। तो उन्होंने कहा जमाई को छोड़, उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए। फाइनली मुझे कहना पड़ा कि मैं ड्राइवर हूं, मैं आपके जमाई के साथ है। तो मुझे उन्होंने पहले दिन बताया, दूसरे दिन मैं क्लास में गया यार, मैंने कहा यार ऐसी कोई बात है? यार धौलपुर साइड की कल्चर अलग है, और इधर यार जमाई क्यों चरण स्पर्श करते हैं? और मैंने कहा लड़कों देख लेना, अपने धौलपुर साइड में इज्जत ठीक मिलती है। तो एक क्लास में मैम आया करते थे, वो खूब बोलते, नेता टाइप के थे। वो खड़े, उनका सर सुनो, एक बात मैं जनहित में बताती हूँ। हमने सर लठ मारते भी शर्माते नहीं है। मैं कैंसिल कैंसिल नहीं देखना उधर, ऐसे चरण स्पर्श करते हैं। हैं? अच्छा कैसे? तो कारण क्या भाई? दामाद भगवान का रूप है वैसे? है? ऐसा ही कुछ मानते हैं, और तो क्या मानते हैं कि भाई देखो, ये है ना, ये तो हमारी साइड में भी था कि अब तो होने लग गया। पहले जवाई चरण स्पर्श नहीं करता था, है ना, दामाद जो था ना, वो वैसे बैठ जाता, जाके चरण स्पर्श नहीं करता किसी के भी। आजकल तो है कि भाई ससुर जी के, सासुर जी के चरण स्पर्श कर लेते हैं लोग, वरना पहले नहीं करते। मैंने दो चीजें कभी नहीं देखी थी, ये तो दामाद को चरण स्पर्श करते, एक लड़कियों को। लड़कियां किसी के चरण स्पर्श नहीं करती, उल्टे को चरण स्पर्श करते। गाँव में तो पाप लागी, पाप, अरे अरे पाप लगे कैसे? तो मैं देखता था भाई, बुआ बहन ये जब भी कोई आते, और जैसे घर आए तो पापा ना आए बाहर से, बुआ वगैरह आए में, तो आगे सिर पे हाथ फेरते। कोई वो आज सिंपल खड़े रहते, सिर पे हाथ फेर दिया करते, और चरण स्पर्श वाला था ही नहीं। मैं आजकल ये दोनों चीजें देखता हूँ कि आजकल जमाई जाके, आज जमाई वाला तो मैंने उस दिन बता ही दिया था, और ठरका तो रहा नहीं कोई। जमाई उधर ही घूमता रहता है, तो बाबा चरण स्पर्श ही करता है। और जब से फोन आया तब तो दुर्गति और है भयंकर वाली। वो तो मेरे कोई एक रिलेशन के अंदर मैं कहीं गया हुआ था, तो वो मुझे सुना रहे थे कि वो बहन लगती है मेरी, तो बहन वो बता रही थी कि भैया ये हमारे सामने जो घर है ना, हाँ, इनकी दो बेटियों की शादी कहीं की हुई थी, उन्होंने बताया वहां की हुई। और ये जो हमारे अंकल है ना सामने वाले, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। तो ये शराब ज्यादा पीते हैं, तो अब ये क्या है, शराब पी के बाहर से आते हैं, और हमारे जो वो ताई जी चाची जी जो है उनको परेशान करते हैं। वो अपनी बेटियों को फोन कर देती है कि तुम्हारे पापा दारू पी के आ गए, इस प्रकार से कर रहे हैं। वो बेटियां अपने पतियों को बताती है कि वो हमारे तो पापा आज पी के आ गए। वो पति पूरा इंटरफेयर करते हैं ससुराल में, वो इधर ससुर जी को फोन करते हैं और वो कहते हैं पापा जी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि
उन्होंने क्या एक दिन ये क्या, हाँ नॉर्मली तो ये होता है कि वो फोन करते हैं, तो फोन करते ही सबसे पहले बंदा क्या कहेगा भाई, चरण स्पर्श है, तो हमारे साइड गांव साइड के अंदर कहते हैं धोख दूं, धोख दो है ना, पाँव धोख, धोख देना मतलब चरण स्पर्श। तो आप जैसे मान लो मेरे पापा का फोन आता है, मैं कहता हूँ वो धोख दूं, या किसी का फोन आता है वो कहते हैं भाई खुश रहो। तो कि नॉर्मली दिनों में ये होता है कि वो जवाई फोन करते हैं और कहते हैं पापा जी धोख दूं, तो ये कहते हैं भाई खुश रहो। तो बाबू जी आप दारू पी के आ गए अभी पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे ये थोड़ी सी लली थी, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, यूं करके रख देते हैं। एक दिन वो कुछ सुबह सुबह पी के आ गए, वाया मम्मी वाया बेटी वाया जवाई, उधर से वापस फोन आया, तो उन्होंने कहा पापा जी धोख दूं, तो कहा खुश रहो कि आप सुबह सुबह पी के आ गए। अरे कि नहीं पिए, झूठ बोल रही है तुम्हारी मम्मी, झूठ बोल रही है, ऐसा कोई नहीं पी मैंने। तो आप नहीं पियोगे, आप प्लीज आप घर के अंदर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। उसने कहा ठीक है। भाई दोपहर में वापस कहीं से टीटी होके आ गया, वापस तैयार होके आ गया, वापस वो उधर से माँ से बेटियों से उधर से वापस फोन है, वापस जवाई ने फोन किया कि पापा धोख दो, उनका खुश रहो। बाबू वापस पी के आ गए। अरे कि नहीं वो कोई मिल गया था और उसने कोई जबरदस्ती कोई घूंट पिला दी, बाकी मैं कहाँ पीऊं, मैं तो खाना खा के सोऊंगा। उनका प्लीज अब सो जाना वरना आप लड़ाई करोगे। कहा ठीक है। शाम को बंदा, शाम को नेचुरली है भाई लेगा ना। तो सूरज ढलने के बाद तो आंतड़ियां मांगने लग जाती है अंदर से। तो उन्होंने वापस कोई पी के आए, तो वो वापस उधर से फोन है, उस वापस जवाई ने फोन किया कि पापा जी दोग दूं, तो वो तंग आ गया था, तीसरी बार फोन है। उसने कहा मैं बैरूंजी होंगे दोग दूं। सुबह लगे थे दोग देने के लिए, तो मैं बैरूंजी लग रहा हूं तुम्हें। वो बात है, तो जवाई को इतना इंटरफेयर भी करना नहीं चाहिए। तो ख्याल कौन सी है अपने, मतलब पानी वानी पियाओ आप फटाफट, मेरी है क्लास आ जाके, पानी वानी पी जाओ, 10 मिनट में आ ही जाना आप, मैं इधर ही बैठा हूँ।